हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा अध्याय 2 का टॉपिक है लंबाई का मापन। लंबाई का मापन कैसे करें? देखो, लंबाई मापने की 2 विधियां हैं। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब क्या है? सीधी, यानी कि डायरेक्ट मेथड। सीधा तरीका क्या होता है? जिसकी भी आपको लंबाई नापनी है, अगर आपके पास वो दोनों सिरे आपके संपर्क में हैं, तो दोनों सिरे के मध्य क्या लगाएंगे? पैमाना लगाएंगे, स्केल लगाएंगे, फीता डालेंगे और उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, एक ही सिरा हमारे पास है, जैसे हमें पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है या हमारे और पहाड़ के बीच की जो पहाड़ की चोटी है उसकी मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो हम वो संभव उस प्रत्यक्ष विधि से संभव नहीं होगा, क्योंकि दूसरा सिरा हमारे पास स्केल ले जाने के लिए वहां पे इतना मतलब स्केल ले जाना संभव नहीं है और ना हमारे संपर्क में दूसरा सिरा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, यानी कि जब दूसरा सिरा हमारे संपर्क में नहीं है, तो वो लंबाई मापने के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। और इसके अंदर अप्रत्यक्ष विधि का जो मेन टाइप है लंबन विधि, तो उसका डिस्कस करेंगे। लंबन विधि क्या है और प्रत्यक्ष विधि क्या है। तो सबसे पहले देखिए, लंबाई का मापन, तो इसमें 2 विधियां होती हैं। एक तो होती है, पहली विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरी है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो क्या है? नाम से पता चला, डायरेक्ट, यानी कि जब जिसकी लंबाई नापनी है, जब किसी पार्टिकल यानी किसी पिंड या वस्तु जिसकी लंबाई नापनी है, वस्तु के दोनों सिरे स्पर्श में हो, तो सीधा पैमाना यानी कि स्केल डालकर लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? सीधी विधि। अब इसके अंदर देखो, सीधा तरीका क्या क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें रेंज है 10⁻³ मीटर से और 10⁻² मीटर, मतलब -10⁻³ का मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, यानी कि 1 mm। कितना हो गया? 1 mm से 100 मीटर। इसको क्या कहेंगे दूसरी भाषा में? 1 मिलीमीटर से 100 मीटर तक की जो दूरी है, वो हम कैसे नाप सकते हैं? पैमाने से नाप सकते हैं। किससे नाप सकते हैं? स्केल से नाप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में रेंज है 10⁻⁴ लंबाई। 10⁻⁴ लंबाई को हम वर्नियर कैलिपर, देखो हमारे पेज में आएगा 10⁻⁴ मीटर तक लंबाई, क्योंकि वो वृत्ताकार पैमाना होता है, वो डायमीटर नापने का काम आता है। तो वो हम वर्नियर कैलिपर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नाप सकते हैं। और दूसरी रेंज इसमें है, दूसरी रेंज है 10⁻⁵ तक, 10⁻⁵ मीटर तक का आता है स्क्रू गेज। क्या होता है? स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेरोमीटर। इसको पंचमापी बोलते हैं और स्फेरोमीटर बोलते हैं, गोलाई मापी बोल सकते हैं। स्फेरोमीटर से माप सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है? ये तो क्या डायरेक्ट मेथड थी, ठीक है भाई। रेंज दे रखी है, स्केल भी कहां तक ही काम आता है? 100 मीटर तक की स्केल की क्षमता है। 100 मीटर से ज्यादा लंबाई को हम स्केल से नहीं नापते हैं। आपको देखा होगा सड़कों पर लेकर इंस्ट्रूमेंट लेकर होता है जिसमें सर्वे करते हैं, उसके अंदर क्या वो प्रोजेक्शन देखते हैं कि उस जो लास्ट पॉइंट जहां तक हमें क्या करनी है, जब दूरी
निकालने हैं वहां का वो एंगल देख लेते हैं। अब देखेंगे वो एंगल कौन सा है, लंबन कोण बोलते हैं उसको। एंगल के माध्यम से वो सीधी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट का पॉइंट उससे देख लेते हैं वो कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो उसकी दूरी पता नहीं होता, लेकिन वो ये पता लगे कि उस पॉइंट के साथ में ये एंगल कितना बन रहा है, कोण कितना बना रहा है। ठीक है, हमारी जो नजर रेखा है वो उस पॉइंट के बीच में कितना कोण बना रहा है, तो वो कोण के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अप्रत्यक्ष विधि कहाँ काम आती है। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष विधि, यह विधि तब काम में आती है, कब काम आती है, जब किसी वस्तु जिसकी हमें लंबाई नापनी है, किसी वस्तु या पिंड के दोनों सिरे हमसे दूर हैं, हमसे काफी दूर है, यानी कि छू नहीं सकते उसको। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। जैसे पर्वत की ऊंचाई पृथ्वी से उपग्रह या सितारे की ऊंचाई आदि हम इस विधि से ज्ञात करेंगे। या कोई बड़ा या लंबा टावर हो, उसकी ऊंचाई भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई जो जहां पर भी काम में आ गई, तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। यह है अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि का जो मेन कारण है, तो अप्रत्यक्ष विधि को यानी कि इसे हम लंबन विधि भी कहते हैं। इसे हम लंबन विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। अब वो पैरेलैक्स मेथड का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो पैरेलैक्स मेथड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है लंबन विधि। लंबन विधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंबन विधि इंग्लिश में क्या बताया था अभी, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, वो होती क्या है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए बोर्ड पे कोई एक बिंदु है, ठीक है, और इस बिंदु को सबसे पहले मैं अपनी दाईं ओर की आंख बंद करके और बाईं आंख से देख रहा हूं इस बिंदु को, तो मेरी नजर रेखा और इसके बीच की दूरी है कुछ। ठीक है, ऐसे इसी पॉइंट को मैं बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से देख रहा हूं, तो दूरियां तो बराबर रहेंगी। जैसे मान लीजिए ये मेरी पहली आंख थी और ये दूसरी आंख है, तो दोनों आंखों के मध्य जो दूरी है उसको बोलते हैं आधारक। क्या बोलते हैं, आधारक। ठीक है, और ये एक पॉइंट है जिसकी मुझे अपने से दूरी ज्ञात करनी है, तो ये आधारक है और ये हमारी क्या है, दूरी। ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात कैसे करते हैं। ये जो कोण हो गया, दोनों नजर रेखाएं थी, ये क्या है, ये पहली नजर रेखा थी, ये दूसरी नजर रेखा थी, पहली आंख से के द्वारा देखा गया, तो ये नजर रेखा है, ये नजर रेखा, प्रथम नजर रेखा। ये कैसी है, प्रथम नजर रेखा। और ये कौन सी है, द्वितीय नजर रेखा। आपको पोजीशन देखो, मैंने जिस आंख से अब ये देखा एक बंद करके, तो ये पोजीशन अलग अलग नजर आई। तो अलग अलग किसके कारण, ये कि जो कोण बना, यानी कि अलग दोनों लाइनों के बीच में कोण बना, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, और हिंदी में कहते हैं इसको लंबन कोण। क्या कहते हैं, लंबन कोण या लंबनिक कोण। लंबन कोण या लंबनिक कोण। समझ में आया कि आधार मतलब आधार, जहां से हम देख रहे हैं वहां दो पॉइंट ऑफ चेक किया हमने, तो उन दोनों के मध्य की दूरी बहुत ही अल्प दूरी होती है। तो अल्प दूरी को हम क्या कहते हैं, आधार। यानी कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मान लीजिए सी पॉइंट को हम देख रहे हैं,
तो जो लंबनी कोण है वो तो क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। और नजर रेखा कौन कौन सी है इसमें, एक तो है ए बी। अब यहाँ द्वितीय कौन सी है, ये है बीसी। और प्रथम कौन सी थी, एसी। समझ में आया। आधारक कौन है, आधारक है ए बी, आधारक कौन है, ए बी। समझ में आया। तो जिस तरीके से आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है कि ये है वृत्त, ये है इसका केंद्र, वृत्त का क्या है, केंद्र, ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या। और इस हिस्से को हम क्या कहते थे, जैसे ये परिधि का एक भाग है, इसको हम कहते थे चाप। क्या कहते थे, चाप। और ये त्रिज्याओं के मध्य बना कोण है। तो हम त्रिज्या और कोण के माध्यम से ये चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते थे। और चाप की लंबाई देकर फिर कोण ज्ञात हो तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर त्रिज्या भी ज्ञात है और चाप की लंबाई भी ज्ञात है तो हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और वो सूत्र कौन सा था, अगर आपको याद हो तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। आपको ध्यान से समझना है, ये चाप है और ये आपका ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या, वो यही काम कर रही है एक तरह से। ठीक है, ये चाप है, उस चाप का काम ये करेंगे। ठीक है, बताएंगे हम कि यहाँ पे चाप तो होता है कि गोलाकार गोलाई में आ गया, वो ये बिल्कुल सीधी रेखा क्यों आती है वो भी मैं कारण बताऊंगा। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो ये जो कोण होता है केवल डिग्री मान नहीं आएगा, ये जो मान प्राप्त होगा तो वो रेडियन में मान प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है, रेडियन में। तो चाप का जो मान होता है वो होता है कोण गुणा त्रिज्या। क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, जब भी तो हम जो पूरी जो एक तरह से परिधि होती है वो 2 पाई गुणा में आर होता है। 2 पाई तो कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है पूरे चक्र में कोण, तो उसको रेडियन में 2 पाई लिखते हैं। 180 को क्या कहते हैं हम, पाई। और 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री गुणा में आर। जब भी तो 2 पाई आर बनता है परिधि, वो भी पूरा चाप ही एक तरह से। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, ये जो कोण है, जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पे थीटा बराबर चाप है यहाँ पे ए बी। चाप का मान कौन होगा, ए बी। ठीक है, जो आधारक है। और यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो एसी ले सकते हैं या आप ए बी के बटा में बीसी कर सकते हैं, दोनों इस। तो ये जो लंबनी कोण का मान है आधारक बटा में नजर रेखा, आधारक बटा में यहां से जो पॉइंट से और जो बिंदु से और जो हमारा जो दृष्टि बिंदु है, जब जिस पॉइंट को हम निशाना कर रहे हैं, जो जिसे जहां तक हमें लंबाई ज्ञात करनी है, उस बिंदु के मध्य जो दूरी हमारी काल्पनिक दूरी है वो दूरी। ठीक है, तो ये है आधारक बटा में, आधारक बटा में देखो लंबनी कोण है, ये लंबन कोण का मान है। लंबन कोण बराबर आधारक, आधारक होगा ए से लेकर बी तक की दूरी, और नीचे क्या होगा, नजर रेखा या दूरी जो हमें ज्ञात करनी है। अज्ञात दूरी, अज्ञात लिख रहा हूं कि जो ज्ञात हमें करनी है, इसलिए अज्ञात दूरी। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम मान निकालेंगे। अब देखो हमारा मेथड शुरू होता है, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया थोड़ा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए आपको दूरी निकालनी है। जैसे आप पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए एक ए पॉइंट है और दूसरा है बी पॉइंट, और ये हमारा एक प्लेनेट है या सितारा है। क्या है, सितारा। ठीक है, यहाँ पे आधारक है, ये आधारक, आधार पे जिसको व्यक्ति खड़ा है, ए पॉइंट पे खड़ा है पहले और फिर दूसरी बार बी पॉइंट पे खड़ा हुआ जाके। तो ए पॉइंट से मान लीजिए ये सी पॉइंट पे एक सितारा है, या एस पॉइंट समझो, एस फॉर स्टार। तो इसको देख रहा है, मान लीजिए ये दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एएस, ये हो जाएगा बीएस। ठीक है, एएस बीएस, ये पृथ्वी, और पृथ्वी पे 2 बिंदु ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये वैसे बता रखा है मैंने। ठीक है, पृथ्वी पर 2 बिंदु हैं और पृथ्वी पर 2 बिंदु ए और बी मान लिया, ये सितारा है। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बन रहा है मान लीजिए थीटा। अब ये कहो सर कोण का कैसे पता लगेगा, कोण को मापने के लिए एक यंत्र आते हैं और वो हम बता सकते हैं। जैसे कोई भी आप पॉइंट निशाना बना लो एक पॉइंट का, जिसमें यहां से मुझे बस दिखाई दे रही है, तो बस से और मेरे बीच में एक सीधी रेखा के बीच में यानी कि कितना डिग्री कोण बन रहा है 2 पोजीशन के बीच में। पहले तो मैं यहां से देखूंगा बस को, और फिर मैं कुछ मीटर चलने के बाद मैं यहां से देखूंगा, तो मुझे दूरी बस सिर्फ ज्ञात है जहां से मैं खुद मूवमेंट किया। जैसे मेरी आंखों के मध्य की दूरी, ठीक है, अगर मैं एक जगह से देखता हूं तो एक आंख से देख लूंगा, फिर दूसरी से देख लूंगा, तो मेरी आंखों की दूरी पता हो, मध्य दूरी है। या फिर मैं एक पॉइंट ए पॉइंट पे खड़ा हूं
तो जैसे आपको देख रहा हूँ और एक यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जैसे मुझे सर्किल का साइन है तो सर्किल मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे और यहाँ से देख रहा हूँ तो सर्किल दिख रहा है। तो मेरे और जो दो पोजीशन मैंने चेंज किया है तो वहां से वहां तक का गैप है वो मुझे ज्ञात हो, और उन दोनों से कि दोनों के मध्य जो कोण बन गया वो मापने के लिए यंत्र आते हैं, उनके माध्यम से हम क्या थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ज्ञात हमें क्या करना है, जैसे एएस और बीएस ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने डी, क्या मान लिया डी, ये भी डी होगी, ये होता है स्मॉल बी, क्या ये स्मॉल डी मान सकते हैं, बी मतलब आधारक, ये क्या है आधारक, ये थीटा है। तो ये भी बताता हूँ सीधी रेखा क्यों हो गई भाई, ये भी मानो पहले पोजीशन तो ये थी, ये तो ये कोण है थीटा, ये बहुत ही कम मान होता है इसका, थीटा का बहुत ही कम मान है, और बहुत ही कम मान होने के कारण ये जो गोलाकार जो भाग है वो क्या सीधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले ये पोर्शन था, ज्यादा कोण है तो कम कोण हुआ तो फिर ये हो गया, और कम कोण हुआ फिर ये हो गया, और कम हो गया तो ये, और बिल्कुल कम होने से ये हो जाता है सीधी रेखा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो चाप है आपको सीधा नजर आ रहा है और ये सीधा होता है बहुत कम कोण हो तो अब जैसे आपने कहा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, हमें मान क्या ज्ञात करना है त्रिज्या का, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर होगा चाप बटा कोण, चाप बटा में कोण, और वो कोण जरूरी है किस में होना चाहिए, वो कोण रेडियन में ही होना आवश्यक है, डिग्री में नहीं है। अगर डिग्री में अगर कोण ज्ञात हो तो डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और रेडियन में होने के बाद फिर हम ये मान रखेंगे। जैसे ये है डी का मान तब आएगा जब बी के अंदर थीटा, थीटा बहुत स्मॉल है, क्या है स्मॉल, वो क्यों होगा स्मॉल, देखिए भाई क्यों, थीटा का जैसे मान निकाला आपने तो बी बटा में डी, बी बटा में डी, और बी इज लेस देन डी। आप बताइए कि भाई पृथ्वी से और सितारे के बीच तो बहुत ज्यादा दूरी होती है, और दो पोजीशन की मतलब इसकी तुलना में तो ये बहुत कम है, पृथ्वी पे 2 पॉइंटों के मध्य दूरी और ये पृथ्वी से बिंदु से सितारे की मध्य दूरी, तो ये दूरी तो बहुत ज्यादा है, इसकी तुलना में ये तो नगण्य है, कुछ नहीं है, मतलब ये काफी कम है। तो ये हो जाएगा 1 इज लेस देन डी बाई बी, या इसको ये कहें इधर डी का डिवाइड कर दो, देखो बी है बटा में डी इज लेस देन 1, तो ये क्या 1 से कम होता है, क्या होता है ये 1 से कम। तो ऐसी पोजीशन कब बनती है, जब ये छोटा हो और ये बड़ा हो, अंश छोटा है और हर बड़ा हो, तभी तो 1 से कम होती है। अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा है हर छोटा तो 1 से ज्यादा मान आएगा, अंश छोटा है हर बड़ा है तो 1 से कम मान आएगा, अंश और हर दोनों बराबर है तो 1 आएगा उसका मान। तो इसी तरीके से ये मान जो थीटा है वो बहुत कम होता है, इस वजह से जो डी का मान ज्यादा आता है। तो डी का मान हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, और थीटा का मान यानी कि डी तो निकालना था हमें, तो डी कैसे ज्ञात करेंगे हम, बी बटा में थीटा, और थीटा क्या होगा लंबन कोण, क्या होगा लंबन कोण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मान डी का निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, डी बराबर यानी दूरी जो होती है वो हमारी आधारक बटा में लंबन कोण, लंबन कोण ये फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष विधि में, आधारक बटा में लंबन कोण। आधारक क्या होता है, जो 2 पोजीशन होती है, क्या होती है पृथ्वी पर बिंदु पर जो 2 पोजीशन, जैसे मान लो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो पर्वत का जो टॉप है जो चोटी है वो उससे हम छू नहीं सकते, लेकिन जहां हम पॉइंट पे खड़े हैं खुद अपनी नजर से और पर्वत के जो चोटी की दूरी, फिर दूसरे पॉइंट पे जाओ वहां से देखो फिर उस चोटी को देखो, तो जो दूरी हमारे बीच की है वो डी है, और दो जो मैंने पोजीशन चयन की जैसे 6 मीटर इधर उधर हुआ तो मेरे बीच का गैप जो पोजीशनों के बीच में क्या था, दोनों जो स्थितियों के मध्य जो दूरी थी वो क्या थी 6 मीटर, यानी कि स्मॉल बी का 6 मीटर है, और जो कैपिटल डी है वो अज्ञात है, वो मैं ज्ञात करना चाहता हूँ। तो दोनों के मध्य जो कोण ज्ञात कर लेंगे, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के बीच में कितना डिग्री कोण है, तो डिग्री में आएगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, किस में करेंगे रेडियन में, रेडियन में जरूरी है, तो रेडियन में जरूरी है तो मान रखेंगे। अब ये पॉइंट आता है कि रेडियन से कैसे बनाए डिग्री में, अगर डिग्री दे रखे तो रेडियन कैसे बनाए, तो वो देखिए अब कोण के कुछ मान है, तो ये विधि थी लंबन विधि, यानी कि ये वाला मान आ जाता है तो क्या होती है लंबन विधि। इस विधि की सहायता से क्या करते हैं, पर्वत की ऊंचाई, ठीक है, और विभिन्न उपग्रहों से पृथ्वी के बिंदु से उपग्रहों की दूरी, टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, यानी कि 100 मीटर से ज्यादा दूरी जो भी होती है वो इस विधि से हम निकाल सकते हैं, कोई भी ड्रॉ पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, सैटेलाइट है और ये सितारे हैं, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे हम मान निकाल सकते हैं।
सबसे पहले आप देखो कोण के मात्रक, जो कोण है, क्योंकि हमें जो पता है 180 डिग्री जो होता है, 180 जो डिग्री होता है, डिग्री भी कोण का मात्रक है, रेडियन भी कोण का ही मात्रक है। तो 180 डिग्री होता है, वो होता है पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज इसलिए ना हो कि पाई का मान तो वही होता है जो आपने 22/7 पढ़ा था, या फिर इसको 3.14 भी कहते हैं, ये आगे तक जाते हैं, ऐसे आता ही रहता है। इसको फिर लगभग ये भी मानते थे। पाई का मान तो भी वही है, पहले वही था, लेकिन पाई रेडियन, मैं पाई की बात नहीं कर रहा, पाई का मान तो वही रहेगा 22/7, लेकिन पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियन क्या है? कोण का मात्रक है। तो 1 डिग्री क्या होगा? पाई बटा में 180 रेडियन। क्या होगा? 180 रेडियन। सेम इसी तरीके से 1 डिग्री का जो मान निकाले, तो पाई का मान तो वही 22/7 और 180 का और भाग दे देते हैं, तो ये मान पॉइंटों में आता है। क्या मान आता है? इसको जब सोल्व कर लेते हैं तो इसका जो मान कितना आता है? इसका जो मान आता है वो आता है 1.745 गुणा 10⁻⁻2 रेडियन। ये किसका मान है? 1 डिग्री का मान है। किसका मान है ये? 1 डिग्री का मान है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आगे, देखो इसी तरीके से देखिए आगे, 180 डिग्री है, मान ली। अब डिग्री, 1 डिग्री जो होता है ना, 1 डिग्री और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्या होता है? क्योंकि डिग्री से और छोटा भी मान होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट को लिखते हैं 60 गुना 60 सेकेंड। क्या होती है? 60 गुना 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री, ये डिग्री का साइन, 60 मिनट, मिनट का सिंबल होता है सिंगल डैश, और ये होगा 60 गुना में 60, ये होता है सेकेंड, डबल डैश। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री है, तो इस तरीके से अगर मिनट का निकालना हो कि 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, तो 1.745 गुणा में 10⁻⁻2 है, उसमें 60 का भाग दे लो। किसका भाग दे लो? 60 का। तो जो मान आता है वो मान आता है 2.9110⁻⁴, 2.91 10⁻⁴ और रेडियन। क्या आता है? रेडियन। इसी तरीके से 1 सेकंड का निकालना हो तो वो भी क्या है? जो मान आता है 2.91 और 60 का भाग दे लो, क्योंकि मिनट को सेकंड बनाने के 60 का भाग है, तो उसका मान आता है, कितना मान आता है उसका? इसको कैलकुलेट करके ये मान आता है 4.85 और 10⁻⁻6 और रेडियन। ठीक है, ये मान आते हैं। सेम इस तरीके से जैसे पाई है, पाई रेडियन 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री, π/6 रेडियन। क्या होता है? π/6 रेडियन जो होता है, रेडियन 30 डिग्री। इसी तरीके से π/2 रेडियन, यानी कि 180 में 2 का भाग लगा तो 90 डिग्री। ठीक है, π/4 रेडियन, ये आता है 45 डिग्री। π/3 रेडियन, तो ये आता है 60 डिग्री। ठीक है, अगर रेडियन से डिग्री बनानी है और डिग्री से रेडियन बनाना है तो क्या करते हो? 1 डिग्री में जैसे π/180 डिग्री आया, तो सेम इसी तरीके से है। जैसे मान लीजिए डिग्री से रेडियन बनाना, ठीक है, तो मान लीजिए डिग्री जो वैल्यू है, तो जो डिग्री मान है, डिग्री का जो मान होता है डिग्री में, उसको गुना कर देते हैं π/180 डिग्री से, ये मान है। जैसे आपको बनाना है 100, यानी कि जैसे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री वो किससे गुना किया? 45 गुना π/180 से, और ये आ जाएगा π/4 रेडियन। ठीक है, ऐसे π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये पाई का जो मान लिख देंगे, पाई का मान अभी बताया मैंने 22/7, तो रेडियन में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से है। तो π/180 डिग्री से गुणा कर दो, और पाई का मान तो वही होता है 22/7,
लेकिन पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से है, हम जनरली पाई रेडियन 180 डिग्री मान करके डिवाइड कर देते हैं और फिर डिग्री में मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे मान हम निकाले हैं, इसी तरीके से ये आपको करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आप वेट नहीं करें कि भाई सर ग्रुप में कुछ लिंक डाला कि नहीं डाला, आप डेली अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। जो भी वीडियो बनते हैं प्लेलिस्ट में बन जाती है। ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लो कि लेटेस्ट वीडियो क्या है, देख रखी तो ठीक है, नहीं डाली और देख लेना, फिर लेटेस्ट मिल जाएगी नई वीडियो। ओके, थैंक यू।